वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हमने स्टार्ट किया था, सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उसमें कवर करी गई है। लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ग्लोबलाइजेशन, जिसमें 2 पार्ट्स में हमने कॉन्सेप्ट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये कवर करे हैं। और आज हम इस ग्लोबलाइजेशन का 3rd पार्ट है, जिसमें हम इंडियन ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडियन रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इंडियन ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रीडम से पहले, फ्रीडम के बाद और 1991 के बाद इंडिया ने किस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। आपका 47 से बिफोर का, उसके बाद आपका 47 से लेकर 1991 तक का, और 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन इंपीरियल एम्बिशन, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम क्या था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आके यहाँ पे से रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड ले जाते थे और अपनी कंट्री में उससे प्रोडक्ट बना के उसको दोबारा से इंडिया में ही सेल करते थे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल यहाँ से बाई किया और फिनिश्ड गुड को दोबारा से आके इंडिया में बेच दिया। तो इससे जो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो डे बाय डे वीक होते चले गए। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बिल्कुल डाउन हो गई, क्योंकि इंडिया के ट्रेडर्स के जो प्रोडक्ट थे, या आप कपड़े का एग्जांपल ले लो, वो अब उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके जो क्लोथ होते थे वो मशीन्स के थ्रू, या उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, तो वो कम प्राइस में बनते थे और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी। एज कंपैरिजन जो इंडिया के जो ट्रेडर्स के क्लोथ्स होते थे वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे। तो धीरे धीरे उनकी डिमांड कम हुई और इंडिया इकोनॉमिकली बिल्कुल वीक हो गया। तो 47 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो फिर इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। प्रोटेक्शनिज्म इट मीन्स हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको हमें सिक्योर करना है। कैसे? इंडिया डिसाइडेड टू मेक थिंग्स ऑफ आवरसेल्फ रेदर देन रिलाइंग ऑन अदर। हम कमोडिटीज गुड्स खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। क्यों? इससे हमें दूसरी कंट्री से खरीदना नहीं पड़ेगा और जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया के पास ही रहेगा। वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस सो दैट आवर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न टू मेक थिंग्स। अदर कंट्रीज से हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे और जो भी प्रोडक्ट कमोडिटीज है खुद बनाएंगे टू हेल्प आवर ओन प्रोड्यूसर एंड to save them from foreign competition. We adopted the policy of protectionism. Very very important. जब हमने protectionism की पॉलिसी को अडॉप्ट कर दिया, जब बाहर की कंपनीज के जो ट्रेडर्स हैं उनका सामान इंडिया में नहीं आएगा तो कंपटीशन कम होगा, और कंपटीशन कम होगा तो यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो हमारे देश में ही जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उसी से वो पूरे हो जाएंगे। तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और इसके लिए क्या करते हैं कि जब बाहर से कम सामान आए तो उसके लिए हम उन पे हैवी टैक्सेस इंपोज करते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 गेव द पब्लिक सेक्टर अ स्ट्रेटेजिक रोल इन द इकोनॉमी। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इट कैटेगराइज द इंडस्ट्री विच वुड एक्सक्लूसिवली रन अंडर स्टेट कंट्रोल। और जितनी भी कोर इंडस्ट्रीज थी उनको पब्लिक सेक्टर के अंडर रखा गया, फिर वो चाहे आपकी रेलवेज हो, फिर वो आपका एनटीपीसी हो, एनर्जी डिपार्टमेंट हो, ये सभी डिपार्टमेंट आपके पब्लिक सेक्टर में रखे गए। क्यों? क्योंकि इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था और पब्लिक सेक्टर के साथ जाके ही इंडिया ग्रो कर पाता। द पब्लिक सेक्टर हेल्प इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विच ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, बट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट सेक्टर इकोनॉमी हैड बीन डिसअपॉइंटिंग। नो डाउट पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो डिसअपॉइंट थी। लेकिन इंडिया के लिए पब्लिक सेक्टर को अडॉप्ट करना भी एक तरह से सही था, क्योंकि अभी अभी इंडिया को आज़ादी मिली थी, है ना, अभी अभी आज़ादी मिली थी। और कहीं ना कहीं हमें ये फियर था कि अगर हम दोबारा से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कहीं हम दोबारा से तो कोलोनाइज नहीं हो जाएंगे। तो इस फियर से हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज थी उसको पब्लिक सेक्टर में रखा गया। लेकिन टाइम के साथ धीरे ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही। इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो रही वो बहुत ही स्लो रही। हम वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और यही रिजल्ट हुआ कि 1991 में इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, और जिससे निकलने के लिए हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? फ्रीडम से पहले इंडिया की क्या सिचुएशन थी, फिर फ्रीडम के बाद इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया,
ठीक है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप माइंड में रखिए। अब आते हैं 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन 1991 रिस्पॉन्डिंग टू विच फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू द डिजायर फॉर हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू टाइड ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू ब्रिंग अबाउट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल पाए और तेजी से हम इकोनॉमिक ग्रो कर पाए। और उस टाइम मनमोहन सिंह जी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का सुझाव दिया और उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल पाया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिन बच्चों के पास इकोनॉमी है ट्वेल्थ में, उन बच्चों को पता होगा। टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हमने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया और कुछ पब्लिक सेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। लिंकिंग इंडियन इकोनॉमी टू द ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया। द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, बाहर से जो सामान आ रहा है या यहाँ से जो जा रहा है उस पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी उन्हें खत्म किया गया। जो उन पे टैक्सेस और ड्यूटीज लगाई जाती थी उनको भी कट डाउन किया गया, जिससे जो इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया कनेक्ट कर पाए, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, फॉरेन कैपिटल को बढ़ावा मिले, ट्रेडर्स को बढ़ावा मिले, ठीक है। चलो, तो ये हो गई 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद आते हैं इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। अब तो आप अपने आप बता सकते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन होगा, अदर कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट से इकोनॉमिक ग्रो होगी, बूस्ट होगी, फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो तो फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होगा, एफडीआई को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है और इसके थ्रू फिर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की भी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है एंड एक्सपेंशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उसके साथ जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी एक्सपेंड हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट और जनता के बीच एक ट्रांसपेरेंसी बनती है, ठीक है। वो उस ट्रांसपेरेंसी में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 5 पॉइंट्स इनफ है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम करते हैं क्रिटिसिज्म और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्रिटिसिज्म में हम लेफ्टिस्ट भी करेंगे और राइटिस्ट भी करेंगे। लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? लेफ्टिस्ट वो जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं, जो सोशलिज्म की बात करते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिज्म के फॉलोवर हैं, या आप ये कह लो यूएसएसआर ने जो सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म की पॉलिसी को जो दी थी उससे इंस्पायर है, तो वो लेफ्टिस्ट हो गए। आप कह सकते हैं आपकी सीपीआईएम, ठीक है। तो ये क्या कौन सी पार्टीज हैं? ये लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं। तो ये क्यों क्रिटिसाइज कर रही हैं, किस बेस पे क्रिटिसाइज कर रही हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन मीन कैपिटल इकोनॉमी इन विच द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लॉइटेड द वर्कर इन अ रेपिशियस मैनर। प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है वो भी बढ़ी हैं। रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर पुअरर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल ट्रेड एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफडीआई के थ्रू जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं नोएडा या गुड़गांव में, वो लेफ्टिस्ट उनको क्या कहते हैं? स्पेशल एक्सप्लॉइटेशन जोन, बिकॉज वास्ट एरियाज ऑफ फार्मर्स लैंड वर एक्वायर्ड फॉर द सेल। क्योंकि फार्मर्स के जो वास्ट एरियाज थे वो इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज ने, तो इसलिए लेफ्टिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सब्सिडाइज्ड हेल्थ सर्विसेज, कट इन एजुकेशन एक्सपेंसेस एंड अदर वेलफेयर मेजर, द सिक एंड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू रेस्टलेस इन मैनी कंट्रीज। और क्या हो रहा है, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे रही है, प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दे रही है, उनके एक्सपेंडिचर वहां बढ़ रहे हैं, तो वो फिर क्या करती है? वो जनता को देने वाली सब्सिडी में कटौती करती है, जो उनको सिकनेस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में दी जाती है। एंड नो डाउट द न्यू टेक्नोलॉजी हैज लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इन इनकम इनइक्वालिटी एंड द माइजरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन रिच और पुअर के बीच जो डिस्पैरिटीज है वो भी बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। तो ये किसका क्रिटिसिज्म करा आपने? लेफ्टिस्ट का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा लेफ्टिस्ट। जब हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर करा था, जिसमें मैंने कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, आपका सोशलिज्म, ये सब मैंने आपको कराया था और इन सबको मैंने डिटेल में समझाया था। तो ये वही है लेफ्टिस्ट जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, सोशलिज्म की बात करते हैं, यूएसएसआर के फॉलो, कैपिटलिज्म जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, राइटिस्ट कौन है? जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं,
ओके और जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड। ओके, तो पॉलिटिकल राइटिस्ट क्रिटिसिज्म ग्लोबलाइजेशन पोज अ थ्रेट टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ द वीकर नेशन। जो राइटिस्ट है वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कंट्रीज की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो कम हुई है और इंडिया की तरफ और भी जो वीकर नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी सॉवरेनिटी भी कम हुई है। नाउ इंडियाज पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नो डाउट जब ये कंपनीज यहाँ पे स्टैब्लिश कर होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज या IMF मॉनेटरी फंड हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को मानना पड़ता है ना चाहते हुए भी। ओके, तो इससे हमारी सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा। अनदर थ्रेट इमर्जिंग आउट ऑफ दिस न्यू ऑर्डर इज दैट वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है। एफ्रोएशियन का जो सोसाइटी है, उनके कस्टम, उनके एजुकेशन, उनके जो ट्रेडिशन है, उन पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। और जो राइटिस्ट है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। प्रोटेक्शनिज्म द पॉलिसी ऑफ हेल्पिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय पुटिंग अ हैवी टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड। हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, कैसे कि बाहर से जो इंपोर्ट किया जाए उस पर हैवी टैक्स लगाए जाएं। तो ये किसकी क्रिटिसाइज करे आपने? पॉलिटिकल राइटिस्ट के। ओके, तो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट दोनों कर लिए। उसके बाद आपका आता है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। इन 1999 द WTO सेटलमेंट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट अचीविंग मच बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया इस मीटिंग का। क्यों? क्योंकि इस पे यह एलिगेशन लगाई गई कि ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो अनफेयर हैं, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ विच द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैड इंक्रीज्ड ऑल द मोर द डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज। कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि उससे डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा प्रॉफिट है एज कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज के। और इससे जो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच की जो डिस्पैरिटीज है वो बढ़ती जा रही है और डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यू डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वर्ल्ड के वर्कर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स, वुमेन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वो सब एक साथ आए हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो उनका एंगर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज में उठाने के लिए। एंड दे वर यूनाइटेड इन देयर डिससैटिस्फैक्शन विद इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन ब्राजील इन 2001, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 4th आपकी हुई मुंबई में 2004 में, 7th आपकी 2007 में, लेटेस्ट 2025 में भी नहीं हुई है, 2024 में आपकी काठमांडू नेपाल में हुई थी। ओके, तो ये लेटेस्ट अगर आपको फर्स्ट पता है और एंड वाली पता है इतना ही इनफ है। 25 में जब होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, उसके बाद आता है इंडिया रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। देखो, आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ NCERT में जो लिखा है भाई, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इन्होंने इतना दे रखा है और अगर इसके साथ में लेटेस्ट जो करंट सिनेरियो के साथ ऐड करके एक पॉइंट अगर ऐड कर दूंगी तो ये अच्छा है आपके लिए, आपके आंसर्स के लिए। ओके, और अभी से आपको एक हैबिट होगी आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसको करंट सिनेरियो के साथ ऐड करके लिखने की। चलो, उसके बाद आते हैं इंडिया रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। सेम वही पॉइंट है आपके लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के जो हमने ऊपर डिस्कस किए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को अपोज करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या फोरम लाइक इंडियन सोशल फोरम, ये सब अपोज कर रही हैं। ट्रेड यूनियन हो गए आपके, उसके बाद फार्मर्स हो गए आपके, ये सब यूनाइट हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। और द लेफ्टिस्ट ऑब्जेक्टेड दैट सम अमेरिकन यूरोपियन फर्म्स हैड बीन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ पेटेंट फॉर नीम एंड हल्दी टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम दीज प्लांट्स। और कुछ लेफ्टिस्ट इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कुछ अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पेटेंट कराना चाह रही हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो लेफ्टिस्ट इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन आल्सो कम फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। सेम वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। द WTO, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक पोज अ थ्रेट टू आवर स्टेटस एज अ सॉवरेन नेशन। जो टीवी चैनल्स हैं, वेस्टर्न स्टाइल ड्रेसेस एंड ग्रोइंग वेस्टर्न टेस्ट अमंग इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज आर रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू इंडियाज कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज। धीरे धीरे जो वेस्टर्नाइजेशन, जो टीवी चैनल्स, जो फॉरेन टीवी चैनल्स इंडिया में टेलीकास्ट किए जाते हैं, उससे हमारे इंडिया के कल्चर और मोरल वैल्यूज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसके लिए हम सबको कांस्टेंट विजिलेंस होने की जरूरत है। यहाँ पे हमारी पार्ट 1 जो बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसके साथ ही अब 1-2 दिन के बाद से मैं इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करूंगी और कोशिश करूंगी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 5 क्वेश्चन MCQ के मैं डेली अपलोड करूं। तो आप जरूर वो क्वेश्चंस को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।